गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने संवैधानिक विकास के चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा और मैंने इसके पहले 1773 के अधिनियम पर चर्चा की, फिर मैंने 1784, 1786 की इन सभी अधिनियमों पर चर्चा की। अब मैं समय न गंवाते हुए सीधे मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा 1793 के अधिनियम की। देखिए, 1793 के अधिनियम की सबसे बड़ी बात यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब कंपनी भारत में आई थी तो कंपनी को महारानी ने, क्राउन ने 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था, लेकिन अब 1793 में आकर के कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1793 के अधिनियम की बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उसके बाद दूसरी जो व्यवस्था ये की गई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपको पता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो 1786 के पिट्स इंडिया एक्ट से आया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन जो है वो अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब ये था कि अब भारत से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पैसा वेतन के रूप में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया जाएगा। यानी कि इसके पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उनको पैसा बाहर से यानी ब्रिटेन से आता था, लेकिन अब उनको वेतन जो है भारत में प्राप्त होने वाले राजस्व से ही दिया जाएगा। तो ये इस अधिनियम की दूसरी बात थी। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी बात यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक कार्य और रेवेन्यू यानी न्यायिक कार्य और राजस्व कार्य को अलग कर दिया गया। पहले क्या था कि जो कलेक्टर होता था वो न्यायिक कार्य और राजस्व कार्य दोनों देखता था, लेकिन अब कहा गया कि जो न्यायिक कार्य हैं, जो जुडिशियल एक्टिविटी है, उसमें रेवेन्यू को शामिल नहीं करेंगे। रेवेन्यू एक्टिविटी यानी राजस्व संबंधी मामले कलेक्टर ही देखेगा और न्याय संबंधी मामलों को अलग किया गया। यानी कि जुडिशियल सर्विसेज और रेवेन्यू सर्विसेज को यहां पर सेपरेट करके क्लियर किया गया कि रेवेन्यू का मैटर जुडिशियल के अंतर्गत नहीं आएगा, रेवेन्यू के मामले को कलेक्टर ही डील करेगा। बाकी जो जुडिशियल मैटर है वो सीधा सीधा ये कोर्ट के पास जाएगा। तो यानी कि पहले जुडिशियल मैटर और रेवेन्यू मैटर एक होते थे, तो 1793 के अधिनियम में इसको अलग किया गया। तो इस प्रकार 1793 के अधिनियम के अंतर्गत हमने इन सारी बातों को समझा। तो काफी छोटा एक्ट था, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब हम बात करेंगे 1813 के अधिनियम की। तो 1813 का अधिनियम भी अपने आप में सारे अधिनियमों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1813 के अंतर्गत 1813 का अधिनियम भी जो है सभी अधिनियमों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसने भी कंपनी में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन लाया। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब आप समझिएगा, जो एकाधिकार उन्हें मिला था इसके अंतर्गत उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और यह कहा कि कंपनी केवल चीन और चाय का ही व्यापार, यानी कंपनी का जो एकाधिकार है वो केवल चीन और चाय पर ही बना रहेगा। यानी कि जो अब तक कंपनी को पूरी मोनोपोली मिलती थी उसमें थोड़ी कमी की गई और कहा गया कि अब आपके व्यापारिक एकाधिकार को हम खत्म करते हैं और आपका एकाधिकार सिर्फ चीन और चाय पर ही बना रहेगा। यानी कि अब और भी कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार थी। अब ऐसा किया क्यों गया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारी कंपनियां इस बात की मांग उठाई कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये एकाधिकार कब तक मिलेगा, वो भी आना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दबाव दिया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एकाधिकार को खत्म करके कंपनी का एकाधिकार सिर्फ चीन और चाय पर ही बनाए रखा। बाकी अब उन्होंने ये कहा कि अब अन्य कंपनियां भी भारत में एंट्री करेंगी। तो इस प्रकार जो है, और इस अधिनियम के अंतर्गत एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया
कि इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। यानी कि अब ईसाई मिशनरी भी भारत में धर्म प्रचार को करेंगे। अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया कि अब भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो ये सभी 1813 के महत्वपूर्ण अधिनियम थे जिनके अंतर्गत ये सारी बातें आई। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके केवल चीन और चाय पर सीमित कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ इसकी बात भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोग ये दबाव देने लगे थे कि ब्रिटिश की इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों ये अधिकार दिया जाए कि ये पूर्वी देशों में जाकर के व्यापार करे, अन्य कंपनियां क्यों नहीं जा सकती। तो इसी को देखते हुए ये ऐसा परिवर्तन है कि 1833 में आप देखेंगे कि ये एकाधिकार भी समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी का व्यापारिक कार्य ही बंद करा दिया जाएगा। तो उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। इस प्रकार आज हमने 1793 और 1813 के अधिनियम की चर्चा की। अब उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और नोट डाउन करेंगे, और मैं धीरे धीरे संविधान को आगे बढ़ाऊंगा। और अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज अब तक मैंने 1773 की चर्चा की, 1784 की चर्चा की, एक्ट की, फिर 1786 के एक्ट की चर्चा की, फिर 1793 के एक्ट की चर्चा की, फिर 1813 के एक्ट की चर्चा की। जब मैं इस एक्ट को खत्म करूंगा तो फिर मैं आपको यह भी बता दूंगा कि इस एक्ट से अब तक कितने सवाल बन चुके हैं पीसीएस आईएएस के एग्जाम में। तो मैं अब संविधान के हर एक मुद्दे को इसी तरह पढ़ाता चलूंगा। धीरे धीरे आप एक सीक्वेंस में नोट्स बनाते चलिए। आप देखेंगे कि अंत समय तक आते आते पूरी संविधान आपके समझ में आ जाएगी और एक व्यापक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा।